एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ। सी द थिंग इज कि अब हमें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ठीक है। हमारा एग्जाम बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। लाइक अब वी डोंट हैव मोर देन 20 डेज, राइट। अब हमारे पास 20 से ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सो नाउ इट इज़ द टाइम कि हम बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करें और वी कीप ऑन एनालाइजिंग आवरसेल्व्स कि हम कितना कर पा रहे हैं। सो मैंने कल जो अपलोड किया था एक वीडियो रिगार्डिंग द प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हमने कल भी एक काइंड ऑफ मिनी मॉक ही कह लो, एक मॉक टेस्ट किया था। कितने मार्क्स का? 120 मार्क्स का, राइट। उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस देख ही ली होगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो नो नीड टू स्केयर, नो नीड टू बी स्केयर। द थिंग इज इफ यू विल एनालाइज योर सेल्फ, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। इफ़ यू विल सी ओके यहाँ आई एम लैगिंग समवे, ओके, सो यू कैन ब्रश इट अप, ठीक है। कोई टॉपिक है, कुछ पर्टिकुलर इशू है, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो दिस इज द टाइम कि दैट यू ब्रश अप दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप ब्रश अप कर लें। कोई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही, आपने बिल्कुल छोड़ रखी है, बट इफ़ यू विल फील द नीड कि नहीं मुझे ये भी कर लेना चाहिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ भी करें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इसको पेपर को। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अवॉर्ड मार्क्स टू योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि हमें 2 ऑप्शन लग रहे थे। वंस अगेन आई रिट्रेट दैट कि हमें दोनों ऑप्शन लग रहे थे पेपर में, तो मैं ये दूसरा ही मार्क करती, ये तो मैंने अभी कर दिया, बस आई वॉज नॉट सीरियसली डूइंग दैट। तो ऐसे नहीं करना, हमें देखना है कि हम कितना कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, राइट। यू हैव टू बी एटलीस्ट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये काइंड ऑफ हमारा क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये हमारा है क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इसके हैं 6 क्वेश्चन। लेट्स सी कि आप इसमें से कितने कर पाएंगे। अब देखो, अब मैं करती हूँ स्टार्ट। दोज लिविंग इन द स्लम्स आर डैश एंड टफ बिकॉज दे आर टोटली, देखो जो लोग स्लम्स में रहते हैं दे आर डैश एंड टफ, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट देयर टफनेस, राइट। अब पहला ऑप्शन देखो, दोज लिविंग इन द स्लम आर पुअर एंड टफ। व्हाट इज दिस, लाइक पुअर एंड टफ तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा ना। पुअर तो ओके फाइन, वी नो कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेटर नहीं है, बट पुअर एंड टफ कुछ नहीं बन रहा। दे आर सिक एंड टफ, सिक एंड टफ का क्या मतलब होता है भाई? दे आर टॉकिंग अबाउट देयर टफनेस। हार्डी एंड टफ एंड देन वीक एंड टफ तो हो ही नहीं सकता, या तो इधर दे विल बी वीक और दे विल बी टफ, दे कैन नॉट बी वीक एंड टफ एट द सेम टाइम। सो दे आर हार्डी एंड टफ। फॉर दिस सेक्शन आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, आई कैन गो फॉर हार्डी, ठीक है। तो दे आर हार्डी एंड टफ, ठीक है। अगला, बिकॉज दे आर टोटली डैश टू द वेगरीज एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। क्योंकि देखो, दोज लिविंग इन द स्लम्स, जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं, दे आर रफ एंड टफ। बिकॉज क्यों वो टफ क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज्ड होते हैं लाइफ की हार्डशिप और प्रॉब्लम से, ठीक है। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट टू द वेगरीज, हो ही नहीं सकता। डिपेंडेंट टू क्या होता है? कुछ नहीं होता। इंडिपेंडेंट टू क्या होता है? कुछ नहीं होता। दे आर टोटली एक्सपोज टू द वेगरीज, ठीक है। देखते ही पता लग रहा है दे आर टोटली एक्सपोज। टाइड टू द वेगरीज कोई मतलब ही नहीं बन रहा। सो इसमें हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3। तो अब हमारा क्लोज टेस्ट कैसे चल रहा है? दोज लिविंग इन द स्लम्स आर हार्डी एंड टफ बिकॉज दे आर टोटली एक्सपोज्ड टू द वेगरीज एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। जो लोग स्लम्स में रहते हैं बहुत टफ होते हैं, रफ टफ होते हैं, बिकॉज वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप्स को फेस करते हैं। द राइजिंग सन डैश द डे एंड द सेटिंग सन क्लोजेज द डे फॉर देम। अब मुझे बताओ, द राइजिंग सन heralds brings गाइज। द थिंग इज़ कि अब आप लोग, मतलब हम क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहले ना देखो, एक चीज़ मैं जो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूँगी इज़ दैट कि आप पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ें, ठीक है। जैसे अब मैं तो कर रही हूँ, मैं फटाफट करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें पहले। जैसे मैंने ये पढ़ लिया, मैंने शुरू किया कि दोज, वेयर इज माई कर्सर, ओके, दोज लिविंग इन द स्लम्स आर डैश एंड डैश बिकॉज दे आर टोटली डैश टू द वेगरीज एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। मतलब कुछ बता रखा था स्लम्स के लोगों के बारे में कि वो रफ एंड टफ है क्योंकि वो हार्डशिप्स को फेस करते हैं। द राइजिंग सन डैश द डे एंड द सेटिंग सन क्लोजेज द डे फॉर देम,
मतलब जो राइजिंग सन है वो शुरुआत करता है उनके दिन की और सेटिंग सन क्लोज करता है उनके दिन को। इट इज लाइक अ ड्रामा वेयर द कर्टन डैश अप इन द मॉर्निंग। ये एक ड्रामा है, जैसे ड्रामा शुरू होता है तो कर्टन ऊपर जाता है ना, तो वेयर द कर्टन डैश अप इन द मॉर्निंग एंड कम्स डाउन इन द इवनिंग। इवनिंग में ड्रामा खत्म हो जाता है। दे डोंट डैश हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक्स। उनको हाइपरटेंशन हार्ट अटैक नहीं होता। वाई? बिकॉज देयर इज आफ्टर ऑल डैश टू वरी अबाउट। मतलब उनके पास वरी करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उनको ना पैसों की ज़्यादा सोच, वो लाइक दे हैव नो पोजेशंस इन शॉर्ट, तो वो ज़्यादा वरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड तो देख लिया था, राइट। थर्ड में आए द राइजिंग सन डैश द डे एंड द सेटिंग सन क्लोजेस द डे। मतलब राइजिंग सन स्टार्ट करता है डे को। हेराल्ड्स तो क्या होता है? हेराल्ड मतलब इंडिकेशन, राइट। इंडिकेशन होता है हेराल्ड का मतलब। तो ये दोनों तो बिल्कुल, व्हाट इंडिकेट द डे क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, द राइजिंग सन ब्रिंग्स द डे। अब ये हो गया राइजिंग सन, ब्रिंग द डे क्या होता है? ब्रिंग्स द डे। ठीक है, एंड द सेटिंग सन क्लोजेस द डे। देखो आपको यहीं से पता लग रहा है, ओके यहाँ क्लोजेस है, सेटिंग सन क्लोजेस, तो यहाँ ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग्स आएगा। ठीक है, वेयर इज माई कर्सर? ओके, ब्रिंग्स द डे। ठीक है, ब्रिंग्स द डे, बिगिंस द डे, सॉरी बिगिंस होगा, ब्रिंग्स मैंने गलत बोल दिया। ओके, आई थिंक एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी लेट मी नो यू। ओके, तो इसमें हमारा हाँ ब्रिंग्स द डे ही है, यस। तो ब्रिंग्स द डे हो गया। अगला क्वेश्चन है द डे एंड द सेटिंग सन क्लोजेस द डे फॉर देम। इट इज लाइक अ ड्रामा वेयर द कर्टेन डैश अप, वेयर द कर्टेन हैंग्स अप। हैंग्स अप क्या होता है? वेयर द कर्टेन हैंड अप। हैंड अप क्या होता है? मतलब वेयर द कर्टेन गोज अप। ठीक है, मतलब कर्टेन ऊपर चला जाता है और ड्रामा बिगिन हो जाता है। शाइन्स अप तो कुछ होता ही नहीं यार, तो देख के ही कुछ तो बिल्कुल ही ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो देख के ही पता लग जाता है कि और कुछ हो या ना हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो द कर्टेन गोज अप इन द मॉर्निंग एंड कम्स डाउन इन द इवनिंग। दे डोंट डैश हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक्स। तो ये लोग हैं, दे डोंट गेट हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक्स। तो इन लोगों को अब देखो, दे डोंट नो हाइपरटेंशन। ऐसा नहीं कि दे डोंट नो इट, ऐसा कुछ नहीं है। दे डोंट गेट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन गेट करने वाली चीज नहीं होती। दे डोंट थिंक हाइपरटेंशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दे डोंट हैव हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक्स। ठीक है, तो हमें इस तरह से चीजों को समझना है। सो दे डोंट हैव हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक्स बिकॉज देयर इज आफ्टर ऑल डैश टू वरी अबाउट, बिकॉज उनको दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक हाइपरटेंशन इसलिए तो नहीं है कि उनके पास कुछ है ही नहीं वरी करने के लिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पोजेशन इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव हाइपरटेंशन एंड दे डू नॉट गेट हार्ट अटैक्स, राइट। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ये हमारे एग्जाम में बहुत हमारा गेम चेंज करती हैं, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द सिनोनिम ऑफ ट्रांसग्रेसर। देखो भाई, ट्रांसग्रेस करना क्या होता है? एक बंदा जो लॉ ब्रेकर हो। ठीक है, समवन हु इज अ लॉ ब्रेकर, जो कुछ गलत मतलब अगेंस्ट द लॉ जाके कुछ काम करे, इन्फ्रिंज करे, इन्फ्रिंजमेंट करे, हम जिसे कहते हैं ट्रांसग्रेस करे, तो ये सब हमारा होता है। ठीक है, वी शुड अबाइड बाय लॉ। ठीक है, अबाइड बाय लॉ मतलब हमें लॉ का पालन करना चाहिए। सो ट्रांसग्रेसर इज अ पर्सन हु डज नॉट अबाइड बाय लॉ एंड हु ब्रेक्स द लॉज। ठीक है, तो पैसेंजर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब क्या मतलब? पैसेंजर क्या हो गया? प्रोटेक्टर कैसे हो गया? कॉमरेड क्या होगा? साथी है क्या? नो, ही इज अ लॉ ब्रेकर, ही और शी इज अ लॉ ब्रेकर, सो दैट इज अ ट्रांसग्रेसर। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्रीजियस की। ठीक है, एग्रीजियस क्या होता है? एग्रीजियस का मतलब वो इंसान होता है जो समवन हु इज बैड, समवन हु डू बैड थिंग्स फॉर अदर्स। ठीक है, तो ही इज नॉट अ कॉमन मैन, नो, नॉट अ सोशल, नॉट एट ऑल अ सोशल person, not a plain person, rather an atrocious person। atrocious क्या होता है? atrocity करना किसी चीज पे, मतलब किसी पे जुल्म ढाना, किसी का बुरा करना, something like that, right। तो ये हमारा आंसर होगा फोर्थ। गाइस, तो बी ऑनेस्ट कि अपनी जो आप मार्किंग कर रहे हैं, डोंट बी लीनियंट विद योर सेल्फ। ठीक है, बी वेरी स्ट्रिक्ट एज इफ अ टीचर इज चेकिंग योर पेपर। ठीक है, टीचर ये नहीं सोचेगी अच्छा आपको दो में डाउट था तो आप तो मतलब ये फिर भी सही हो गया, दूसरा डाउट तो मार्क्स दे दो खुद को 3। यू कैन नॉट डू दैट, राइट।
अब हमारा है प्री डायलेक्शन। तो प्री डायलेक्शन का इन्होंने क्या पूछ रखा है हमसे, दे हैव आस्क्ड अस द एंटोनिम फॉर प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति झुकाव, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन, या एक तरह से काइंड ऑफ एक चीज हमें ज्यादा अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्पीकिंग ज्यादा अच्छी लगती है तो प्री डायलेक्शन है, किसी को एक्टिंग, किसी को स्टडीज, वट एवर, ठीक है। तो प्री डायलेक्शन मतलब एक तरफ झुकाव। और अब इसका बता दो एंटोनिम। ऑब्लिवियन होता है मतलब व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, लाइक यू आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियन होता है व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग अराउंड यू, यू आर नॉट अवेयर, ठीक है। और इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ठीक है। मतलब इफ यू विल नॉट यूज अ मास्क नाउ सो यू विल बी श्योरली इन्फेक्टेड बाय कोविड बिकॉज इट इज इनएविटेबल फॉर यू, क्योंकि आप तो मास्क नहीं लगा रहे तो इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय यू, राइट। तो हमारा हो गया प्री डायलेक्शन मतलब झुकाव किसी चीज की तरफ। ऑब्लिवियन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट, राइट, आसपास कुछ भी। ऑब्जेक्टिविटी तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। एवर्जन देखो गाइस, एवर्जन का मतलब क्या होता है, एवर्जन मतलब डिसलाइक, ठीक है, सम काइंड ऑफ डिसलाइकिंग टूवर्ड्स समथिंग, कुछ हेट काइंड ऑफ थिंग हो। सो द एंटोनिम हियर इज एवर्जन, राइट। अगला क्वेश्चन है चूज अ वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द मीनिंग। मैंने डेफिनेटली अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी आपको चीज बताई है। समवन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स अलाइक, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, योर लेफ्ट योर राइट, दोनों हाथों से दे कैन राइट एनीथिंग, राइट। दे कैन प्ले अ गिटार यूजिंग बोथ द हैंड्स, ठीक है। सो दोज पीपल दे आर कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल, राइट। तो यू शुड नो दिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने अपने क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन में से आपने खुद को मार्क कर लिया होगा कि इंग्लिश में आपकी स्कोरिंग क्या रही है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेपॉय म्यूटिनी। सो इट वाज योर लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग्स, ही वॉज ऑल्सो दी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। जब 1857 का ये हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने कहा था कि इंडिया में वाइसरॉय की पोजीशन आएगी, ठीक है। सो ही वॉज दिस पर्सन, दिस कैनिंग्स, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग्स, एंड ऑल्सो दी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एज वेल। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कैनिंग ही है, ठीक है। तो हमें पता लग गया, ओके, द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग्स। एंड हमें पता है कि सिपॉय म्यूटिनी आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कब हुई थी, 1857 में हुई थी, ठीक है। कहाँ बिगिन हुई थी, मेरठ में हुई थी। अब तो क्लियर ही हो, अब तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए गाइज। इतनी वीडियोज में हम सिपॉय म्यूटिनी तो एटलीस्ट डिस्कस कर चुके हैं। और जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग इसका हुआ था वो मतलब बैरकपुर से शुरू हुआ था, जहां मंगल पांडे ने प्रोटेस्ट कर दिया था। मंगल पांडे ने प्रॉब्लम कर दी थी वहां की, हम आपकी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ ये रिपल इफेक्ट हुआ और मेरठ में एक अच्छे लेवल पे सिपॉय म्यूटिनी हमने देखी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको गाइज, अब ये मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री की वीडियोज में आपको बताया है कि इन्हें समुद्रगुप्त मौर्य जो है, नाम से ही पता लग रहा है समुद्रगुप्त, ठीक है। सो ही वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, सो यू शुड नो दिस। और मुझे बताओ कि जो चंद्रगुप्ता टू हैं, आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्ता टू वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रम आदित्य, ठीक है। विक्रम आदित्य के टाइम ही फाहेन इंडिया में आया था। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम था फाहेन। तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच सिंस दीज पीपल लव कैपिटल्स। तो आपको कैपिटल्स का आइडिया होना चाहिए, बी इट इंडियन स्टेट्स कैपिटल, बी इट यूटीज कैपिटल, और थोड़ी वर्ड्स कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो इंडोनेशिया तो जकार्ता है ही, हमें पता है। मालदीव्स का माले है, बट नॉर्थ कोरिया इज नॉट सियोल, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है। सो इट इज द ऑड वन हेयर, नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि जिम्बाब्वे की तो हरारे ही है, बट नॉर्थ कोरिया इज नॉट रिलेटेड विद सियोल, ठीक है। तो ये गलत है, बिकॉज सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर एग्जाम, बिलीव मी। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्यूज कैनाल, ठीक है। तो भाई
इंडिया से जब चीज़ें जाती तो बहुत रास्ता ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, एक स्यूज़ कैनाल बना दिया। दिस इज़ योर अफ्रीका राइट, तो यहाँ एक स्यूज़ कैनाल बना दिया। ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ये यहाँ आपका सारा यूरोप है, मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी हो गया हमारा, और ये जो थी हमारी रेड सी होती है, आपको पता ही है। सो द स्यूज़ कैनाल, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये CDS AFCAT कहीं में भी पूछ लिया जाता है कि ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। यू शुड बी नोइंग दिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन में ही एक ट्रेंच है, दैट इज मैरिना ट्रेंच, ठीक है। मैरिना ट्रेंच क्या है, ये डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड। तो ये किस में है, पैसिफिक ओशन में है। हमारा जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन ये क्या है, ये बिजिएस्ट ओशन है, इट इज द बिजिएस्ट ओशन, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपने एनर्जी साइंस में पढ़ी होगी, तो इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है एनर्जी की। सो कैलोरीज इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट वॉट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा पावर की यूनिट होती है वॉट, राइट, तो पावर हमारा होता है वॉट, सो वॉट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, आपको पता ही होगा गाइज, ये तो पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। फीमर बोन हमारी सबसे बड़ी सबसे लंबी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, फीमर बोन, थाई बोन होती है हमारी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, तो आपको पता ही है वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस का ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करता है, ये लोन देता है डेवलपिंग नेशंस को उनकी डेवलपमेंट में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब काफियों को लगेगा कि ये है एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशंस की, बट नो, दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज नॉट अ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एज वेल एज द हेडक्वार्टर फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी हमें बता दीजिए, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है। तो ये जो वर्ड, ये जो है ना ब्रह्मोस, ठीक है, ये किस किसने मिलके बनाई है, इंडिया प्लस रशिया ने, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये किस नाम से बनी है, ब्रह्म प्लस मोस, तो ब्रह्म मतलब स्टैंड्स फॉर रिवर, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा प्लस रिवर कौन सी, रशिया की रिवर है मॉस्कवा, मॉस्कवा। इफ माय स्पेलिंग इज रॉन्ग सो काइंडली पार्डन मी हियर, ठीक है, आप एक बार देख लेना, मॉस्कवा रिवर है, तो दो रिवर्स थी, तो उनका नाम कंबाइन करके इंडिया रशिया ने मिला के कह दिया ब्रह्मोस है, ठीक है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है ऑन विच रिवर इज वॉशिंगटन DC सिचुएटेड, ठीक है। मेरे को जरा ये गाइज, आपने से किसी ने शायद मुझे कभी कमेंट में नहीं बताया कि DC की फुल फॉर्म क्या है, वॉशिंगटन, दिस DC स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो ये पोटोमैक रिवर पे सिचुएटेड है वॉशिंगटन DC, ठीक है। कोई नहीं, एक दो क्वेश्चंस तो हमें नहीं भी आ सकते, जरूरी नहीं है सब कुछ आए, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है, बेंगलुरु में है आपका, किसने फाउंड आउट किया था, दैट इज योर जमशेदजी टाटा। CV रमन फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स फ्रॉम इंडिया। तो ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था, ठीक है। किस पे मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना इन्होंने बताया था, तो उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नोबेल प्राइज टू दी इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट मतलब इंडियन ओरिजिन जो साइंटिस्ट है वो कौन है, तो वो है हमारे नोबेल प्राइज, दैट इज सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, ठीक है, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर मैथमेटिक्स सेक्शन, राइट। तो मैथमेटिक्स अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल कॉस्ट ₹50 प्रेजेंटली, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 300%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आफ्टर 2 years। तो एक आर्टिकल है, वन आर्टिकल इज देयर जिसकी कॉस्ट है 50 रुपया, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपये, तो इन्फ्लेशन लगा 300%, तो 2 साल बाद कॉस्ट क्या होगी, तो
देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। एट प्रेजेंट इस चीज की कॉस्ट है 50, तो आफ्टर 2 years कितनी होगी? आफ्टर अ सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इट वुड बी 50 इंटू 100 प्लस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? मतलब तो ये हो गया 50 इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन 300, 100 प्लस 300 4 अपॉन 100। अब इस पे भी इन्फ्लेशन लगेगा 300% का, तो हमारा आफ्टर 2 years जो प्राइस है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें आपको फटाफट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन कर लीजिए और आपको आंसर इनके मिल जाए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? इट वुड बी 5 4 इट इज 20 एंड दिस 80, हमारा 800 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 800 इज द आंसर। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट वन, राइट। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, दैट इज योर, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अ मैन परचेज्ड अ बुलक एंड अ कार्ट फॉर रुपीज दिस। एक आदमी ने एक बुलक परचेज किया और एक कार्ट परचेज किया एट अ प्राइस ऑफ 1800। ही सोल्ड द बुलक एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द कार्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। हिज टोटल प्रॉफिट वाज दिस। तो इसने बुलक को कितने में सेल किया? 2/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस प्लस, और इसको कार्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ? इट इज 30%, लाइक 3/10 ऑफ द कार्ट प्राइस। तो ये टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? दिस इनटू द नेट कॉस्ट प्राइस विच इसको पे करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये 3 हो गया हमारा यहाँ। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? 2/10b प्लस 3/10c इज इक्वल्स टू 5 3 15 1 16 1 4 6 5, और ये 0 यहाँ से 10 यहाँ आ जाएगा, तो 0 बन गया। तो अब हमारे पास क्या है? 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 4650। मुझे बताओ इनिशियली b प्लस c क्या था? 1800। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट वुड बी 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 3600, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो ये मेरा c बच गया यहाँ, इट वुड बी 501, ठीक है। तो जो c है मतलब कार्ट का जो प्राइस है दैट इज दिस, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा था? व्हाट इज द प्राइस फॉर बुलक। तो मुझे बताओ इफ b प्लस c इज इक्वल्स टू 1800 और आपका c है 1050, तो आपका बुलक कितनी कॉस्ट प्राइस का होगा? इट इज ऑफ 750 रुपीज, राइट। तो हमारा सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अब मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years। एक मनी है जब हम सिंपल इंटरेस्ट पे उसे इन्वेस्ट करते हैं वो तिगुनी हो जाती है, ठीक है। अगर मनी ट्रिपल हो रही है मतलब सिंपल इंटरेस्ट ट्वाइस ऑफ पी आ रहा होगा, राइट। चलो भाई हम ऐसे भी नहीं करते, मैं आसान मेथड ही बता देती हूँ आपको। सपोज अमाउंट होती है सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमें नेट अमाउंट एट दी एंड मिलती है दैट इज p इंटू 1 प्लस RT/100, ठीक है। तो मुझे बताओ अमाउंट क्या हो रही है? तिगुनी हो रही है, 3p हो रही है। 3p इंटू p 1 प्लस कितने टाइम में? 8 साल में। रेट हमें यहाँ से पता नहीं है, तो अब मैंने क्या किया? p से p कैंसिल किया, ये मेरा बचा 2 इंटू 100/8, दिस वुड बी माई 25। सो मेरा रेट क्या है? 25% आ गया, ठीक है। इन्होंने पूछा इन हाउ मेनी टाइम, ओके, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 years, मतलब ये कितने गुना हो जाएगा 20 साल में। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इन 20 years? मुझे बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25, टाइम इज 20/100, राइट। तो ये मेरा हो गया 1/4, इट इज 5, तो 6p, ठीक है। तो जो मेरा अमाउंट है वो 6 गुना हो जाएगा, सो 6 times इज द आंसर है। सो कीप ऑन गिविंग मार्क्स टू योरसेल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन रीपेड रुपीज दिस, एक बंदे ने कितना पैसा पे किया? 22,500 रुपीज। टाइम कितना? 10 साल। टाइम इज 10 years of borrowing a loan at 10% per annum, मतलब rate of interest is 10% per annum. Find out what amount did he take as loan. तो इसका प्रिंसिपल क्या था? हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस RT/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में यही फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल क्या है? 22,500 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वी डोंट नो 1 प्लस RT, R इंटू T कितना है? 100/100। तो ये मेरा 1 आ गया, तो 2 आ गया, तो ये सिंपली आ जाएगा 2250/2। गाइस ये मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में करवाती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो, आप इसे एक मॉक की तरह समझें। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी अब इन क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो अब इसमें क्या गिवन है? a माइनस बी इज 4 एंड ए बी इज 45, राइट। इन्होंने क्या कहा? a³ माइनस b³ की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि a³ माइनस b³ का क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। गाइज ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए इस टाइम तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है।
अब मुझे बताओ कि ए बी की वैल्यू क्या है 45 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या वी हैव राइट, अगर मैं ये लिखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे मेरे को क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab राइट। तो a माइनस बी इज 4, तो यहाँ 16 आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इज ए बी क्या है 45, 45 इंटू 2 व्हाट 90, तो ये मेरा यहाँ ऐड हो जाएगा तो 106 मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 इंटू, अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या 106 लिख दूंगी, तो 11 5 1, तो क्या आंसर आया हमारा, इट वुड बी 402604, ठीक है 604 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 1 इज दी ऑप्शन है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि a अपॉन a प्लस बी इज 15 अपॉन 21, तो इन्होंने कहा है फाइंड आउट करो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21a इज इक्वल्स टू 15a प्लस 15b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6a इज इक्वल्स टू 15b, तो हमारा a अपॉन b कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था इफ इट इज एन रेशियो तो आप क्या इसे 5x और b को 2x लिख सकते हो राइट। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें a की जगह आ गया 5x, b की जगह आ गया 2x, नीचे a की जगह 5x, b की जगह 2x, इट वुड बी 7x अपॉन 3x, ठीक है। तो 7/3 इज द आंसर। अब कहीं किसी ऑप्शन में आ रहा है ओके 39 23, ओके सो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज 21 अपॉन 9 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 7/3 ही आंसर आता है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है हमारा वेसल फुल ऑफ वाटर वेस्ट 24 kg। गाइज मैंने सब कुछ आपको करवा रखा है, तो अब आप देख लेना कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं, अदरवाइज आपको ज़्यादा मेहनत, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एक वेसल है जो पानी से भरी हुई है, मतलब वेट ऑफ वेसल प्लस वेट ऑफ वाटर इज 24 kg। When the vessel is 1/4 full its weight, it weighs 94 kg। तो वो जो पतीला है वो तो सेम ही रहेगा, पर पानी 1/4 है, तो अब इसका वेट है 9 kg। फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, हमें वेसल का v निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय 4, तो ये बन जाएगा 4v प्लस w इज इक्वल्स टू 36। तो मेरा ये हो जाएगा, दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, है मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो क्या बचा मेरा, ये 3v बचा और यहाँ से मेरा आ गया 12, तो मतलब v मेरा आ गया 4। सो वेट ऑफ द वेसल हेयर इज 4 kgs राइट। तो हमारे वेसल का वेट है 4 किलो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, if the price of kerosene be raised by 11%, find by how much percent a householder must reduce his consumption of kerosene so as to increase his expenditure, so as not to increase। मतलब अगर केरोसिन था, चलो मैं मानती हूँ कि केरोसिन का प्राइस था कुछ रुपीज x, ठीक है, केस 1 में। तो आफ्टर सम टाइम अब इन्होंने कहा कि 11% बढ़ गया, मतलब अब केरोसिन का प्राइस इतना हो गया है इन दिस केस, ठीक है। पहले मैं मानती हूँ कि वो बंदा x किलो खरीद लेता था, जो भी क्वांटिटी ले लेता था, अब वो x डैश लेता है। ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम होना चाहिए। इस केस में एक्सपेंडिचर क्या होगा, x इंटू वाई एक्स वाई। इस केस में एक्सपेंडिचर क्या होगा 1111 अपॉन 100 x इंटू वाई डैश, ठीक है। ये दोनों एक्सपेंडिचर सेम होंगे, तो x से x कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया y इज इक्वल्स टू 11 अपॉन दिस y डैश, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें तो इन्होंने क्या कहा था, ये इंसान अपनी कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करेगा, मतलब कितनी रिड्यूस करेगा, मतलब y माइनस वाई डैश अपॉन वाई, रिडक्शन इन कंजम्पशन। तो गाइज अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह नहीं आपने किया है तो थोड़ा सा एक बार उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 100 अपॉन y, तो y से y तो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, सॉरी इंटू 100 तो मैं करना ही भूल गई, ओके। तो ये हमारा बच जाएगा 11 अपॉन 111 इंटू 100, ठीक है, दिस परसेंटेज। तो अब आप एक बार जरा देख लेना ये क्या बनेगा, कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो 9.9 आएगा, बट वेट लेट मी सी। तो गाइज द थिंग इज कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लेके करें। द थिंग इज कि जिसकी अब मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसके मार्क्स मैथ्स में उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो मैथ्स इज़ नॉट अबाउट एनी शॉर्टकट कि आप कोई शॉर्टकट करते रहें, तो ठीक है शॉर्टकट आना चाहिए, बट हर जगह शॉर्टकट भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अभी हमारा ये तो हो गया 9.9% राइट। अगला क्वेश्चन क्या है,
The average age of students of a class is 15.8 years. The average age of boys in the class is 16.4 years and that of the girls is 15.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एवरेज एज टोटल कितनी है स्टूडेंट्स की, सपोज अगर मैं अज्यूम करूँ कि गाइज ये भी हमने कर रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, जी है, मैंने मान लिया। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, मैंने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ बॉयज आर बी। सो नेट स्टूडेंट्स इन द क्लास आर जी प्लस बी, राइट। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर्स। तो एवरेज एज कितनी है 15.8, मतलब सम ऑफ द एज क्या होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी 15.8 इंटू जी प्लस बी, राइट। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स। तो एवरेज एज अगर बॉयज की है 16.4 ईयर्स, तो सम ऑफ एज ऑफ बॉयज बताओ 16.4 इंटू द नंबर ऑफ बॉयज। ऐसे ही सिमिलरली गर्ल्स की भी एवरेज एज दे रखी है 15.4 इंटू द नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 16.4 बॉयज प्लस 15.4 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 15.8 गर्ल्स प्लस 15.8 बॉयज। मैंने प्रीवियस वीडियोज में क्वेश्चंस बहुत तसल्ली से समझाए हैं, तो अगर आपको दिक्कत है यू कैन वॉच दोज वीडियोज, राइट। जो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हर चीज में मैंने हर चीज आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको अगर दिक्कत आ रही है और मैंने बहुत तसल्ली से क्वेश्चन एक्चुअली समझाए हैं, तो वो आप देखें, ठीक है। तो 2:3 बॉयज रेशियो गर्ल्स इज 2:3, राइट। तो हमारा ये ऑप्शन आ गया, कहाँ गया, दिस 2:3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ये लिखा है 10 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, मतलब एक नंबर था, सपोज अ नंबर इज x, राइट। तो अगर 10 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर x एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 7, दिस सम इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 5, दिस प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन। जो रिमाइंडर बचा है वो हाफ है 88 का, तो मतलब रिमाइंडर इज 44। कुछ नहीं करना गाइज, यही क्वेश्चन हमने शायद कर रखा है। तो आपको बस ज़रूरत है, आपने अगर हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस किया होगा ना, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। सो इट वुड बी 25, राइट। तो ये नंबर इज 25, सो सी इज द करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन, अब करते हैं पहला क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन डाल दिया है, ये भी मैंने काफ़ी ढंग से आपको प्रैक्टिस करवाए थे एनालॉजी के क्वेश्चन, सो डोंट बी स्केयर्ड। पेस्टिसाइड्स इज यूज्ड फॉर प्लांट, ठीक है। तो ये रिलेशन कौन सा सिमिलर आ जाएगा, पेस्टिसाइड क्या करता है, प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता, कोई भी वीड्स वगैरह आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो वो क्योर कर देता है। सिमिलरली वैक्सीनेशन इज फॉर दी बॉडी, वैक्सीनेशन भी हमारी बॉडी को इम्यून कर देती है फॉर इंटरसेप्टिंग एनी डिजीज इन फ्यूचर, राइट। काफी हद तक। अगला स्टेयर ग्लांस, ये क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है गो एंड वॉच द वीडियोज, राइट। स्टेयर एंड ग्लांस का, स्टेयर मतलब घूरते रहना, ग्लांस मतलब एक छोटी सी झलक देख लेना। अब मुझे बताओ गल्प मतलब एकदम पूरा पानी पी जाना, सिप करके पीना मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीना, राइट। सो दिस इज द एनालॉजी हियर। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। रसल इज टू लीव एज पेटर इज टू, जैसे न्यूज़पेपर में कभी आता है ना, दैट रेन पेटर्ड द रूफ, मतलब पैटर, दिस वर्ड पैटर इट इज यूज्ड विद रेन, ठीक है। तो पैटर इज टू रेन, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। अब मुझे बताओ सांगपो, हजारीबाग, कान्हा, बांदीपुर। सांगपो आपको पता ही होगा, ब्रह्मपुत्रा का नाम है गाइज, ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा। ओके, शी इज टॉकिंग अबाउट अ रिवर हेयर एंड द रेस्ट दे आर नॉट रिवर्स, दे आर नेशनल पार्क्स। अब मुझे बता दो हजारीबाग, कान्हा, बांदीपुर, ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में है ये नेशनल पार्क, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये एम्बेडेड फिगर्स का क्वेश्चन था। मुझे बताओ कि कौन इसमें एम्बेडेड फिगर, मतलब दिस फिगर इज एम्बेडेड इनटू व्हिच पार्ट। अब आपने देख ही लिया होगा पॉज करके, सो आंसर इज ए। हियर नाउ आई विल ड्रॉ दिस, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। दैट्स वाई ए इज द पार्ट, बिकॉज आई विल बी, देखो मैं इस पे अब बना नहीं रही ताकि मेरे को ना, आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी। मैं अपने टेलीग्राम पे क्या करूंगी, अब जैसे मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चों की अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, तो व्हाट दे कैन डू इज वो डायरेक्ट ये भी प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप से उठा सकते हैं और देन वो एक पीपीटी की फॉर्म में आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, यू कैन यूज इट फर्दर, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये हमारा है कि अगर ये एक सीरीज चल रही है तो इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये एरो है साइडवेज, डाउन, देन दिस, देन अप, देन दिस। अब मुझे बताओ क्या इसमें एरो नीचे ही नहीं आएगा, मतलब जस्ट सी द पैटर्न, राइट। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अब इसमें बीच में आएगा और नीचे आएगा, राइट। तो अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन, ये अप एरो है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है।
और क्या चीज़ हम इसमें देख सकते हैं? ओके, तो अब ये देख लीजिए भाई, ये जो हमारा है स्टार, ओके, दिस स्टार इट इज़ हेयर, ओके, फिर ये यहाँ गया, ओके, फिर ये एक हमारा यहाँ ये सर्कल आ गया, देन इट, देखो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर एक स्पेस छोड़ के यहाँ आया, फिर डायरेक्टली यहाँ आया, अब एक स्पेस छोड़ के यहाँ आया, फिर अब डायरेक्टली यहीं तो आएगा, तो मिडिल में आएगा बिल्कुल इसके ऊपर, तो दिस एरो वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज इन मिडल, राइट, ये बिल्कुल ये कोने में है, सो दिस कैन नॉट, गाइस एक बार फिर देख लो, ये स्टार यहाँ था, अगले में यहाँ आया, मतलब डायरेक्ट एक प्लेस पे आ गया, इसमें इसने ये स्पेस छोड़ के ये यहाँ आ गया, ठीक है, अगले में ये डायरेक्ट इस पे आ गया, अब अगले में इसने ये स्पेस छोड़ा और ये यहाँ आया, तो इसमें अब ये डायरेक्ट कैट यहीं नहीं आएगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ओके, ये थोड़ा क्लियर दिख रहा हो तो हमें क्या करना है, हमें पेयर बताना है कि ये जो है हमारा फिगर ये किस पेयर को सेटिस्फाई करेगा, मुझे बताओ सिंगल डॉट किस में है, सिंगल डॉट इज ओके, यहाँ इस साइड डॉट किस पे है, इस फिगर में है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि यहाँ क्या 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 रिप्रेजेंट, मैं देखती हूँ पहले ए और एफ, ए एफ एंड ए एच को, अब ए एफ और ए एच में क्या चीज कॉमन है, इसमें कॉमन है डॉट का लोकेशन, सो द फर्स्ट थिंग इन द दिस कॉम्बिनेशन इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डॉट, मतलब लोकेशन ऑफ डॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो फिगर है जिसको मेरे को ढूंढना है, तो इसमें डॉट है यहाँ, अब डॉट सिमिलरली यहाँ है, तो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, राइट, तो डॉट की जो प्लेस है ये बी पे है, तो यहाँ जो आंसर है एक में तो बी आएगा। अब आगे देखो ये सिंगल क्रॉस, ठीक है, अब मुझे बताओ ये सिंगल क्रॉस सिर्फ इसमें है, फर्स्ट वाले में है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, सो इट वुड बी बी एफ, सो हमारा फर्स्ट आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें हमें फिगर कंप्लीशन करना है, मुझे पता है कि एक लाइन तो ऐसे आएगी, अब मुझे बताओ इसमें तो लाइन ही टेढ़ी जा रही है, हो ही नहीं सकता, इसमें भी इस तरफ जा रही है, हो नहीं सकता, बचा ये और ये। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है ये मतलब ये इन बिटवीन कट नहीं कर रही, जैसे इस फिगर में ये लाइन सब कुछ काटती हुई जा रही है, सो इट कैन नॉट बी द आंसर, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब अगला हम देख लें एक्सटेसी प्लेजर, देखो एक्सटेसी वर्ड हम यूज करते हैं प्लेजर के लिए, मतलब these two means the same things, right, ecstasy and pleasure, तो क्या रेज का मतलब भी एंगर नहीं होता, तो दिस इज द एनालॉगी है, ओके, तो हमें इस तरह से करना है। मुझे बताओ यहाँ कौन सी फिगर आएगी गाइज, आप अगर आप पहले उससे देखो तो ये फिगर और ये फिगर मिला के बीच वाली फिगर बन रही है, राइट, 1 + 2 गिव्स 3, ठीक है। मैंने इन दोनों का जब मैंने इस ट्राइंगल को उठाया, फिर इस कॉम्बिनेशन को उठा के बीच वाली फिगर बना दी, तो अब इसमें भी तो जो है बीच वाली फिगर बनेगी वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन ही आएगी। ऑलरेडी हमें क्या गिवन है ये, अगर हमें ये फिगर ऑब्टेन करनी है तो हम यहाँ एक क्रॉस का साइन भी लगाएंगे लाइक दिस, सो 4th one विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हमारे हो गए 40 क्वेश्चंस पूरे, सो वी हैव डन 40 questions, don't worry। अब हम क्या करेंगे, आई विल प्रोवाइड यू द PDF टू द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी इस पूरी उसका, ताकि आप कभी भी तसल्ली से बैठ के भी इसको क्वेश्चंस को, जब आपकी एक बार प्रिपरेशन भी हो जाए ना, आप एक बार तब भी ये करके देखना, और फिर आप देखना कि आपकी आज की प्रिपरेशन और उस टाइम की प्रिपरेशन में आपका कितना फर्क आया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। तो गाइस अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर किसी के मार्क्स सी, मैंने देखा है एक बच्चे ने बता रखा है कि 82 आउट ऑफ 120, इट्स फाइन, आप मतलब ठीक कर रहे हैं, आप और मेहनत करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो डीमोटिवेट किसी को भी नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, अगर हमें कहीं मेहनत की जरूरत है, सो वी विल analyze our situation and then we will work accordingly. So thank you so much for your time, okay, and if you want to join me on the Telegram group you can do as well, I will provide the link in the description. Thank you so much.